देखो, जैव प्रक्रम का अंतिम भाग है उत्सर्जन। क्या है? उत्सर्जन। उत्सर्जन में आप याद रखोगे कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं उन्हें हम शरीर से त्याग कर देते हैं। जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं उन्हें हम शरीर से क्या कर देते हैं? त्याग देते हैं। वह पदार्थ उत्सर्जी पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ कहलाती हैं तथा वह प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। जैसे यदि हम मानव की बात करें तो मानव में जो उत्सर्जी पदार्थ होता है, मुख्य उत्सर्जी पदार्थ वो यूरिया होता है। क्या होता है बालक? यूरिया। यूरिया होता है। इसका सूत्र है NH2CONH2। इसको यूरिया कहते हो। और ये यूरिया हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो इस यूरिया को त्यागना ही क्या है? उत्सर्जन है, यदि हम मानव की बात करें। अब किसी उत्सर्जी पदार्थ को त्यागना है तो हम विकसित जीवधारी हैं, तो हम में एक विशेष प्रकार का उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। मानव का जो उत्सर्जन तंत्र है उसे आप वृक्क कहते हो। क्या कहते हो? वृक्क कहते हो। और मानव में एक जोड़ी वृक्क पाई जाती है। सेम हम देखे हैं ना बालक, सेम के बीज के आकार की ये वृक्क होती हैं। एकुरेट सेम जैसा बीज होता है ना, इस प्रकार से बीच में धंसा हुआ इस प्रकार से, तो सेम के बीज की आकृति की हमारी क्या होती है? वृक्क होती है। एक जोड़ी होती है। कितनी होती है? एक जोड़ी होती है। और ये जो वर्टिब्रल कॉलम है पीछे एकदम यहाँ पीछे की तरफ उपस्थित होती है, वर्टिब्रल कॉलम से सटे हुए, ठीक है, जो रीढ़ की हड्डी है उसके पास एकदम उपस्थित होती है। थोड़ा सा जो राइट किडनी है, दायां वृक्क है, वो बाएं वृक्क से हल्का सा नीचे रहता है। दायां वृक्क हल्का सा नीचे, बायां वृक्क हल्का सा क्या रहेगा? ऊपर रहेगा, हल्का सा ऊपर रहेगा। लेफ्ट वाला हल्का ऊपर, राइट वाला हल्का क्या रहेगा? नीचे रहेगा। तो आप इस बात का भी ख्याल रखोगे कि जब भी वृक्क की बात करोगे तो जो राइट वृक्क है, दायां वृक्क है, वो हल्का सा नीचे और बायां वृक्क हल्का सा ऊपर स्थित होता है। यदि लंबाई चौड़ाई की बात करें तो जो वृक्क की लंबाई होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर होती है। और यदि आप चौड़ाई की बात करोगे वृक्क की तो लगभग 5 सेमी उसकी क्या होती है? चौड़ाई होती है। कितनी होती है? 5 सेमी होती है, 5 सेंटीमीटर होती है। बहुत ज्यादा इसमें जानने के लिए है नहीं। जैसे मानव शरीर की यदि बात करें तो हमारे शरीर में जो हमारी शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो क्या है? कोशिका। किसी भी जीव की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका या कोशिका के उत्पाद होते हैं। ठीक उसी प्रकार जो मानव की वृक्क है वो बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं या वृकाणु कहते हैं। क्या कहते हो? वृकाणु कहते हो। ये नेफ्रॉन अथवा वृकाणु क्रियात्मक रूप से मानव वृक्क में क्रियाशील होता है और जो यूरिया का उत्सर्जन है या अन्य अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन है वो उत्सर्जन क्रिया के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थों को निरंतर हमारे शरीर से बाहर करने का कार्य करता है। और ये नेफ्रॉन से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं वो संग्रह नलिका में जाते हैं और संग्रह नलिका में यूरेटर के द्वारा, मूत्र नलिका के द्वारा मूत्राशय में जाते हैं, जिसे समय समय पर हम त्याग देते हैं और उत्सर्जी पदार्थ हमारे शरीर से क्या हो जाते हैं? बाहर हो जाते हैं।
थोड़ा सा समझते हैं। यदि मानव की आप बात कर रहे हो और वृक्क की बात कर रहे हो तो हमने बताया है कि एक जोड़ी वृक्क, और ये वृक्क किसकी आकृति के? सेम के बीज की आकृति के। किसकी आकृति के? सेम के बीज की आकृति के होते हैं। हमने दूसरी बात बताया कि इसकी जो लंबाई है वो कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। और जब आप वृक्क की आंतरिक संरचना की बात करोगे बालक, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं वृक्क की आंतरिक संरचना। वृक्क की आंतरिक संरचना में दो क्षेत्र पाए जाते हैं, एक अंदर का भाग और एक बाहर का भाग। यदि ये वृक्क है, यदि ये वृक्क है तो वृक्क में दो क्षेत्र होते हैं। एक जो बाहर का क्षेत्र है इसको कार्टेक्स कहते हो, कार्टेक्स या वल्कुट कहते हो। और जो मध्य का भाग होता है इसको मेडुला कहते हो। मेडुला कहते हो या मध्यांश कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यांश कहते हैं। अब ये जो कार्टेक्स है, ये वृक्क के सिरा वाले भागों को हम कार्टेक्स कहते हैं। अब वृक्क के मध्य वाले भाग को क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। यहीं से मूत्र नलिका निकली होती है और इस भाग को आप पेल्विस कहते हैं। और पेल्विस के ऊपर आप देखोगे तो वृक्क धमनी और वृक्क शिराएं निकली हुई होती हैं। अब जब आप मध्य संरचना की बात करोगे वृक्क के, तो वृक्क के मध्य में देखो, ये वृक्क की आंतरिक संरचना है। वृक्क के बाहर वाले भाग को आप क्या कह रहे हो? कार्टेक्स कह रहे हो। मध्य वाले भाग को क्या कह रहे हो? मेडुला कह रहे हो। और इससे एक नलिका निकली हुई है, इस भाग को हम क्या कह रहे हैं? पेल्विस कह रहे हैं। और इस नलिका को मूत्र नलिका या मूत्र वाहिनी आप कहते हो। ऊपर वृक्क से धमनी निकली हुई है, वृक्क धमनी कहते हो। उसके नीचे वृक्क से शिराएं निकली होती हैं, जिसे वृक्क शिरा हम कहते हैं। ये आंतरिक संरचना होती है वृक्क की। और मुख्यतः मानव वृक्क की हम बात करते हैं तो मानव वृक्क की ये आंतरिक संरचना है, जो मानव में अपशिष्ट पदार्थों को छान कर, जैसे छननी होती है ना बालक, वैसे ही ये छान कर उस अपशिष्ट पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर करने का कार्य करते हैं। और ये जैसे ही आप छानने का बात करेंगे, निस्यंदन का बात करेंगे, तो हम वृक्क की इकाई की बात करते हैं, नेफ्रॉन की बात करते हैं या वृक्काणु की बात करते हैं। जो भी रासायनिक गतिविधि है वो नेफ्रॉन में ही संपन्न होती है। और नेफ्रॉन इकाई होता है वृक्क का। लगभग एक वृक्क में आपको 10 लाख की संख्या में नेफ्रॉन देखने को मिलते हैं। एक वृक्क में कितने नेफ्रॉन बालक? 10 लाख से अधिक ही नेफ्रॉन उपस्थित होते हैं। और
आप जब भी वृक्क की बात करोगे तो दो तीन चीजें आपको याद होगा। इसकी लंबाई कितनी सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई कितनी सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। इसकी आकृति किसके बीज के समान? सेम के बीज के समान होता है। और वृक्क में जो दाहिना वृक्क है वो बाएं वृक्क से हल्का सा क्या होता है? नीचे होता है। ये राइट हैंड है ना, तो इधर दायां वृक्क और इधर बायां वृक्क। तो दायां वृक्क हल्का सा नीचे होगा और बायां वृक्क हल्का सा क्या होगा? ऊपर होगा। ये बात आप याद रखोगे। और वृक्क का कार्य है अपशिष्ट पदार्थों को छानकर हमारे शरीर से उसको बाहर करना। यदि वृक्क अपशिष्ट पदार्थों को बाहर नहीं करते हैं तो वो हमारे रक्त में घूमते रहते हैं। और रक्त में यदि अपशिष्ट पदार्थ घूम रहे हैं तो शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचेंगे, जिससे हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की जटिलता आती हैं। और आप देखते हो कि ऐसे पेशेंट में क्या होते जाता है? उनका शरीर स्वेल करती जाती है, और स्वेल करती जाती है, धीरे धीरे उनकी किडनी फेलियर हो जाती है। जैसे सामान्य उदाहरण आपको बता रहे हैं, प्रेमानंद जी का नाम सुने हैं ना? प्रेमानंद जी महाराज का, उनका देखना, उनका स्किन स्वेल कर जाती है ना। क्यों स्वेल कर जाती है कुछ दिनों में? इसलिए स्वेल कर जाती है क्योंकि उनकी किडनी क्या है? खराब है, और उनको डायलिसिस समय समय पर कराना पड़ता है। तो यदि किडनी फेलियर है तो उसका पहला संकेत वो देता है कि आपके बॉडी में स्वेलिंग आना शुरू हो जाता है। अब ऐसा नहीं कि सभी स्वेलिंग किडनी फेलियर के ही संकेत हैं, लेकिन यदि वो स्वेलिंग लगातार रह रही है, निरंतर बनी रह रही है, तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं आपके शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का क्या हो रहा है? संचय हो रहा है, जिसकी वजह से वो स्वेलिंग हो रही है। तो हमने बात की वृक्क की, हमने बात की वृक्क की आंतरिक संरचना की, हमने बात की वृक्क की इकाई की, जिसे आप क्या कहते हो? नेफ्रॉन कहते हो। क्या कहते हो? नेफ्रॉन कहते हो। या इसी को आप वृकाणु कहते हो। क्या कहते हो? वृकाणु कहते हो। हमने बताया नेफ्रॉन की संख्या एक वृक्क में लगभग कितनी? 10 लाख होती है। लगभग एक वृक्क में 10 लाख की संख्या होती है। और ये नेफ्रॉन ही क्रियात्मक रूप से सक्रिय होके अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करने का कार्य करते हैं। तो हम नेफ्रॉन को देखेंगे, नेफ्रॉन की आंतरिक संरचना को देखेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे कि किस प्रकार ये नेफ्रॉन हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करता है। और क्या इस अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करने में किसी हार्मोन का नियंत्रण होता है? और होता है तो किस हार्मोन का नियंत्रण होता है और कैसे कार्य करता है? तो हम अभी देखने वाले हैं नेफ्रॉन की संरचना। ये वृक्क का सामान्य संरचना है, आंतरिक संरचना है। आप इसे देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप एक बात ध्यान देना, जो मछलियां होती है ना, मछलियां, उनमें भी उत्सर्जन होता है। हर एक जीव में उत्सर्जन की क्रिया होती है। जो भी जीव है, चाहे वो पौधे हो चाहे वो जंतु हो, उनमें उत्सर्जन की क्रिया होती है। तो मछलियां जल में पाई जाती है ना, वहां जल की मात्रा क्या? अधिक। तो वहां जल की मात्रा अधिक है, उनसे जो उत्सर्जन होता है अपशिष्ट पदार्थ को, उसको आप अमोनिया कहते हो। क्या कहते हो? अमोनिया। और अमोनिया बहुत ही जहरीला होता है। क्या होता है? जहरीला होता है। तो अमोनिया को त्यागने के लिए जल की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। जल की क्या चाहिए? अधिक मात्रा चाहिए। इसलिए जो जलीय जंतु हैं वो किसका त्याग करते हैं? अमोनिया का। और उन जंतुओं को हम कहते हैं अमोनोटेलिक।
क्या कहते हो बालक? अमोनोटेलिक। हमने मानव की बात की ना, और मानव की बात की और मानव को बताया कि मानव किसका उत्सर्जन करता है? यूरिया का। किसका उत्सर्जन करता है? यूरिया का। जो यूरिया है बालक, वो अमोनिया से कम जहरीला होता है। जो यूरिया है वो अमोनिया से क्या होता है? कम जहरीला होता है। इसलिए अमोनिया की तुलना में जल की कम मात्रा हमको चाहिए होता है उसको त्यागने के लिए। ठीक है, तो यूरिया हम जानते हैं ना, NH2CONH2, और ऐसे जीव को हम बोलते हैं यूरियोटेलिक। क्या बोलते हो? यूरियोटेलिक। अब यूरिक अम्ल आप सुने होंगे। क्या सुने हो? यूरिक अम्ल। जो चिड़िया होती है बालक ना, वो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करती हैं। और जो चिड़िया का बीट होता है पेस्ट के रूप में होता है ना, उसमें जल की बहुत कम मात्रा उत्सर्जित होती है। यानी कि यूरिक अम्ल इनकी तुलना में लगभग नगण्य क्या होते हैं? टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं, विषैले होते हैं। इसलिए इस प्रकार के जीवों को यूरिकोटेलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरिकोटेलिक। यानी ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उसको क्या? अमोनोटेलिक। ऐसे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उसको क्या? यूरियोटेलिक। ऐसे जीव जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उसको क्या? यूरिकोटेलिक कहते हैं। इसमें कोई संदेह होगा क्या? बताओ, किसी प्रकार का कोई संदेह होगा क्या? अब हम सीखेंगे नेफ्रॉन की संरचना के बारे में। सब कुछ सीख लिए, बस नेफ्रॉन की संरचना को जानना है। तो नेफ्रॉन की संरचना को देखेंगे थोड़ा सा। नेफ्रॉन की संरचना देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। इसको आप ब्रिकाड़ू भी कहते हो, इसे आप ब्रिकाड़ू भी कहते हो। देखो, नेफ्रॉन की संरचना की बात करोगे ना बालक, तो नेफ्रॉन की संरचना में सबसे पहले ये नलिकाएं लगी होती हैं, जो धमनिका होती है। क्या होती है? धमनिका। एक रक्त को लाती है और एक रक्त को ले जाती है। जब छन जाएगा तो रक्त को ले जाएगी, उससे अशुद्धियां निकल जाएंगी। आप देखो, जो ला रही है वो मोटी नलिका है ना बालक, और जो ले जा रही है वो पतली नलिका है। यानी आ अधिक रहा है, जा कम रहा है। अधिक आ रहा है और जा क्या रहा है? कम जा रहा है ना। तो जो लाने वाली नलिका होती है उसको अभिवाही नलिका कहते हो। अभिवाही नलिका कहते हो। क्योंकि धमनी होती है और धमनी से ही पतली होती है, तो अभिवाही धमनिका कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अभिवाही धमनिका। और जो ले जाने वाली नलिका है इसको अपवाही धमनिका कहते हो। क्या कहते हो? अपवाही धमनिका कहते हो। अब आप देखो,
ये अभिवाही धमनिका और अपवाही धमनिका मध्य में एक जाल नुमा संरचना का निर्माण कर रहे हैं ना, और इस जाल नुमा संरचना को ही आप केशिका गुच्छ कहते हो। क्या कहते हो? केशिका गुच्छ। और इस केशिका गुच्छ को ग्लोमेरुलस भी कहते हो। क्या कहते हो? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस कहते हैं आप। इसका काम होता है, यदि अभिवाही धमनिका से रक्त की मात्रा अधिक आ रही है, तो यहाँ रक्त अधिक मात्रा में होगा ना, तो इस जाल में क्या उत्पन्न होगा? एक दाब उत्पन्न होगा, और उस दाब से इससे जो अपशिष्ट पदार्थ होंगे, जो ये यू आकार की नलिका दिख रही है, इसको आप बोमेन संपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोमेन संपुट। संपुट बोलते हो। और इस बोमेन संपुट से ये छोटे छोटे छिद्र यहाँ लगे होते हैं, उन छिद्रों से ये क्या हो जाएंगी? इसमें बोमेन संपुट में पहुंच जाएंगी जो भी अपशिष्ट पदार्थ होगा जल की अत्यधिक मात्रा के साथ। अब जल की अत्यधिक मात्रा आ गए, इसमें अपशिष्ट पदार्थ भी आ गए। अब क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ तो आते हैं, कुछ लाभदायक पदार्थ भी इसके साथ आ जाते हैं। कहाँ पे? बोमेन संपुट में। अब बोमेन संपुट से जुड़ा हुआ ये अति कुंडलित नलिका है ना, चूंकि बोमेन संपुट के निकट है ना, निकट है कि दूर है? निकट है ना, तो आप कहते हो निकटस्थ कुंडलित है। क्या है? कुंडलित है, तो आप कहते हो कुंडलित नलिका कहते हो, पीसीटी कहते हो। इंग्लिश में क्या कहते हैं? पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल कहते हो। प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। इंग्लिश नहीं भी याद रहे कोई बात नहीं, पीसीटी याद रह जाए बहुत बड़ी बात है। अब याद रखिएगा, बोमेन संपुट के यदि निकट ये नलिका है तो निकटस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं, आप पीसीटी कहते हैं। और उसके बाद ये सीधी जो नलिका दिख रही है, इसको हेनले लूप कहते हो। क्या कहते हो? हेनले लूप कहते हो। और इस हेनले लूप में किसी भी पदार्थ का पुनरावशोषण नहीं होता है। यहाँ जो निकटस्थ कुंडलित नलिका है, निकटस्थ कुंडलित नलिका में जो लाभदायक पदार्थ आ गए हैं, उनका कुछ मात्रा में क्या होता है? पुनरावशोषण होता है। लेकिन इस हेनले लूप में किसी भी पदार्थ का पुनरावशोषण नहीं होता है। अब फिर से ये कुंडलित नलिका है ना, चूंकि बोमेन संपुट से दूर है, ये क्या है? दूर है, तो दूरस्थ कुंडलित नलिका। दूर है, निकट था तो क्या कहते थे? निकटस्थ कुंडलित नलिका कहते थे। और दूर है तो क्या कहोगे? दूरस्थ कुंडलित नलिका कहोगे। अब इस दूरस्थ कुंडलित नलिका से बालक जल का पुनरावशोषण होता है, यदि वो अत्यधिक मात्रा में जल क्या हो? उपस्थित हो। अभी भी जल यदि अत्यधिक मात्रा में दूरस्थ कुंडलित नलिका में बह रहा हो, तो उसका क्या होता है? पुनरावशोषण होता है। क्या होता है? पुनरावशोषण होता है। और इसके बाद ये जो दूरस्थ कुंडलित नलिका है बालक, ये जिस नलिका में खुलती है, उस नलिका को आप संग्रह नलिका कहते हो। क्या कहते हो? संग्रह नलिका। और इस संग्रह नलिका में बहुत सारे नेफ्रॉन आके क्या होते हैं? खुलते हैं। इस संग्रह नलिका में बहुत सारे नेफ्रॉन आके एक साथ खुलते हैं। और इस संग्रह नलिका में, इस संग्रह नलिका में जो द्रव बहता है, इस संग्रह नलिका में बहने वाले द्रव को ही क्या कहते हो? मूत्र या यूरिन कहते हो। संग्रह नलिका में जो भी द्रव बहेगा उसे हम मूत्र या यूरिन कहते हैं। अब बहुत बेहतर से आप समझो, हमने बोला कि दूरस्थ कुंडलित नलिका से जल का पुनरावशोषण हो सकता है। यदि आप जल की मात्रा अत्यधिक मात्रा में जल है, तो जल अत्यधिक मात्रा में आपके रक्त में यदि है, तो वो जल तो शरीर से त्यागा ही जाएगा ना। यदि अत्यधिक जल का सेवन किए तो
तो उसका पुनरावशोषण नहीं होता है। लेकिन आवश्यक मात्रा ही जल की है, और वो आवश्यक मात्रा कहाँ चली आई? निकटस्थ कुंडलित नलिका से होते हुए, हेंदेन से होते हुए दूरस्थ कुंडलित नलिका में चली आई। अगर दूरस्थ से वो संग्रह नलिका में चली जाए तो किस रूप में हो जाएगी? यूरिन के रूप में हो जाएगी ना। तो हमारे पिट्यूटरी ग्रंथि से, हमारे पिट्यूटरी ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से एक विशेष प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है। उस हार्मोन को आप वेसोप्रेसिन कहते हो। क्या कहते हो? वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन, या आप इसको एडीएच कहते हो, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या कहते हो? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। यदि आप कम जल की मात्रा अवशोषित करते हो, कम जल की मात्रा यदि आपके शरीर में है, तो इस एडीएच या वेसोप्रेसिन की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और इसके बढ़ने मात्र से जो जल का पुनरावशोषण है वो भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और ये जल पुनः वापस आपके रक्त में क्या हो जाता है? पहुंच जाता है। लेकिन यदि हमने जल की अत्यधिक मात्रा ग्रहण की है तो जल हमारे शरीर से क्या कर दिया जाएगा? त्याग दिया जाएगा ना। तो हमारे पीयूष ग्रंथि से जो वेसोप्रेसिन है या एडीएच है वो कम मात्रा में स्रावित होता है। और कम मात्रा में स्राव होगा बालक, तो जल का पुनरावशोषण भी कम मात्रा में ही होगा ना। और अधिक से अधिक मात्रा में वो जल संग्रह नलिका में पहुंचेगी और मूत्र के माध्यम से शरीर से वो त्याग दिया जाता है। एल्कोहलिक पेशेंटों में देखना, वो मूत्र का त्याग बड़ी जल्दी करते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो एडीएच है या वेसोप्रेसिन है वो सही ढंग से कार्य नहीं करता है। तो यही पूरी की पूरी क्या है? नेफ्रॉन की संरचना है। नेफ्रॉन की संरचना में बताओगे, अभिवाही धमनिका से रक्त आएगा और केशिका गुच्छ में, क्योंकि ये धमनिका मोटी है तो केशिका गुच्छ में उसका दाब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और दाब के बढ़ने से ये छान के बोमेन संपुट में आता है, और बोमेन संपुट में आएगा तो बोमेन संपुट में जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो आ जाते हैं, उसके साथ साथ कुछ आवश्यक पदार्थ भी छन के आ जाते हैं। और इसके पश्चात यहाँ पे छिद्र युक्त जो आवरण है, इससे ये कहाँ आते हैं? निकटस्थ कुंडलित नलिका में आते हैं। और निकटस्थ कुंडलित नलिका में इसका क्या होता है? पुनरावशोषण होता है। क्या होता है? पुनरावशोषण होता है। और पुनरावशोषण के पश्चात ये आता है लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले में किसी प्रकार का कोई पुनरावशोषण नहीं होता है। अब पुनरावशोषण नहीं होता है, उसके बाद ये कहाँ जाते हैं? दूरस्थ कुंडलित नलिका में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? दूरस्थ कुंडलित नलिका में। और दूरस्थ कुंडलित नलिका में बालक, यदि जल की अधिक मात्रा है, यदि जल की मात्रा क्या है? अधिक है, तो एडीएच का स्राव होता है पीयूष ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्रंथि से, और जल का पुनरावशोषण अधिक हो जाता है और जल पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। यदि जल की कम मात्रा है तो एडीएच का स्राव नहीं होगा, और एडीएच का स्राव कम होगा तो जल की कम मात्रा पुनः अवशोषित होगी और मूत्र का निर्माण अधिक होगा। तो इस प्रकार से एडीएच कार्य करता है। ये क्या है? वृकाणु की आंतरिक संरचना है। इसके साथ मानव में उत्सर्जन क्या होता है? समाप्त होता है। पौधों की बात करें तो पौधों में जो उत्सर्जन क्रिया है वो मानवों से या जंतुओं से बहुत ही क्या होती है? अलग होती है। जैसा कि आप जानते हो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आप ये बताओगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6। इसके साथ साथ
ऑक्सीजन की मात्रा भी मुक्त होती है ना, और जो ऑक्सीजन की मात्रा मुक्त होगी वो एक प्रकार से पौधों के लिए उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। ठीक इसी प्रकार आपने रसारोहण पिछले भाग में पढ़ा है, और रसारोहण में बालक आप ये बताओगे कि जल की मात्रा अवशोषित होती है पादपों के द्वारा, और जल की मात्रा यदि अवशोषित हो रही है तो 100% में 98% जल पौधों के द्वारा त्याग दिया जाता है। हमने बताया था ना, यह एक आवश्यक कमी है, नेसेसरी इविल है। रसारोहण में हमने बताया था कि जितना जल पौधे अवशोषित करते हैं लगभग 98% जल उसका क्या कर देते हैं? त्याग देते हैं। और त्याग देते हैं तो वो भी एक प्रकार से क्या है? उसका उत्सर्जी उत्पाद ही है। ठीक है, तो पौधों में कोई अलग से उत्सर्जी अंग नहीं पाया जाता, जैसे मानव में वृक्क पाया जाता था ना, पौधों में इस प्रकार से कोई उत्सर्जी अंग पाए नहीं जाते हैं। अंतिम प्रक्रम है बालक अंगदान। क्या है? अंगदान। अंगदान में हम उसी अंग को दान करते हैं जो अंग दूसरे में आसानी से ट्रांसप्लांट हो जाए, जैसे कि कार्निया, आंखों की क्या? कार्निया। हम हृदय भी दान कर सकते हैं, वृक्क भी दान कर सकते हैं, वृक्क के साथ साथ हम यकृत का भी दान कर सकते हैं, और भी बहुत सारे अंग हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं? दान कर सकते हैं। ये किसके अंतर्गत आता है? अंगदान के अंतर्गत आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना पूछे तुम लोग का हम किडनी निकाल के दान कर दें, उसमें तुम्हारी अनुमति चाहिए, और तुम्हारी अनुमति के साथ साथ आपके गार्जियन का, अभिभावक का भी क्या चाहिए? अनुमति चाहिए। अंगदान मृत्यु के बाद भी होता है, और जीवित व्यक्ति भी अंगदान कर सकता है। क्योंकि मृत्यु के बाद होगा तो आपसे पहले ही कंसेंट साइन करा दिया जाता है कि आपके मृत्यु के पश्चात आपकी कार्निया निकाल ली जाएगी या हृदय निकाल लिया जाएगा। लेकिन यदि आप जीवित हैं और अंगदान कर रहे हैं तो आपसे कंसेंट लिया जाता है, और स्व घोषणा पत्र कहते हैं वो लिया जाता है, साथ साथ गार्जियन का भी कंसेंट लिया जाता है। जीवित व्यक्तियों में मुख्यतः सुने होंगे यकृत का दान या वृक्क का दान। जैसे अभी बिहार की बात करो तो बिहार में लालू प्रसाद यादव है ना, लालू प्रसाद यादव का क्या हुआ है? अंग प्रत्यारोपण हुआ है। क्या हो गया है? अंग प्रत्यारोपण, आर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। और आर्गन ट्रांसप्लांटेशन में मुख्य रूप से वृक्क का ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। किसका ट्रांसप्लांटेशन हुआ है? वृक्क का। तो ये क्या होता है? अंगदान होता है। ठीक है, इसके साथ जैव प्रक्रम का संपूर्ण भाग क्या होता है? समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम देखेंगे नियंत्रण एवं समन्वय।